अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल, खैरियत, तबीयत हर तरह हर बार खैरियत। बहुत शुक्रिया आज आपने मुलाकात के लिए वक्त दिया। यूसुफ साहब, बात करेंगे मुआशरे के हवाले से कि मुआशरे में जो हमारी अखलाकी सूरत हाल है वो आपको भी इल्म है कि लोग जो है अखलाकी तौर पर बहुत ही गिर चुके हैं और बहुत ही ज़बूहाली का शिकार हैं। अच्छा, इसमें अखलाक की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा अहम जो मामला है वो लेन देन का मामला है, पैसों की जो लेन देन है, लोगों का कारोबारी जो मामलात हैं। अच्छा, इसमें हुकूमत वक्त की जानिब से लोगों को सिक्योर करने के लिए एक कानून जो है वो जारी किया गया है कि आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर किसी को चेक जो है वो दे देते हैं तो चेक जो है वो अगर यानी एक ज़मानत होती है कि ये पैसे मतलब अगर आपने किसी से ड्यू किया है मतलब 10 दिन का 15 दिन का, तो आप 15 दिन बाद का उसको चेक जो है वो दे देते हैं। ये इस बात की एक गारंटी होती है कि मैंने आपको 15 दिन बाद पैसे देने हैं, वो चेक कैश करवा लें या जो भी उसकी सूरत हाल होगी। ज़रा ये इस पर ज़रा बताइएगा कि चेक की कानूनी हैसियत क्या है, क्या वाकई वो इतना ताकतवर होता है कि आपके पैसे जो है वो मिल सकें या बस एक फॉर्मेलिटी ही सिर्फ रह गई है चेक की? बहुत शुक्रिया। ये वाकई आजकल हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। असल में प्रॉब्लम जो है वो यूं कि जब हमने दीन और दुनिया को अलग अलग कर लिया तो फिर इस तरह की मूशगाफियाँ और इस तरह के मामला जो है वो अखलाकी बिगाड़ वाला मामला जो है वो मौजूद आ जाता है मुआशरे में। अगर हम इसको अखलाकी तौर पे किसी का जो माल लिया हुआ है, किसी की अमाउंट रकम ली हुई है, उधार लिया है, कर्ज पे लिया या किसी भी सूरत में लिया है, वापस कर दें तो फिर इस तरह की सूरत हाल मुमकिन नहीं होती। लेकिन चूँकि रियासत में रहते हैं तो रियासत ने अपने तमाम मामलात को देखते हुए अपने जो बशिंदे हैं रियासत के उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, पूरे मुआशरे को देखना होता है जी। और उसमें ये नहीं कि तमाम बंदे एक ही लेवल का कैलिबर रखते हैं या उनकी सोच एक होती है या उनका अपनी ज़िम्मेदारी को रिस्पॉन्स करने का अंदाज़ एक होता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके, तो रियासत ने इस चीज़ को देखना होता है कि हमारे मुआशरे में गैर कानूनी मामला ना हो। अगर किसी बंदे के साथ इस तरह का कोई मामला हो तो वो कानून के ज़रिए दाद रसी हासिल कर सके। वैसे भी अदालतों में जो हमारा सिस्टम है उसमें लेन देन वाला मामला जो है वो ज़रा सुस्त रवि का शिकार है, उसमें इतना फौरी तौर के ऊपर अब्रप्टली जो है ना वो नहीं मिल सकता। 2002 में ये कानून जो है ये ताज़ीरात पाकिस्तान में एक तरमीम के साथ इसको इजाफ़ा किया गया था, शामिल किया गया था। और ये ताज़ीरात पाकिस्तान की 499F 489F जो है उसके तहत ये जो है ना वो कानून बनाया गया, कानून साजी की गई। उसमें अल्फाज जो हैं वो देखने वाले हैं। अगर वो अल्फाज अगर हों तो फिर ये जुर्म बनेगा। बसूरत दीगर ये जुर्म भी नहीं कहलाएगा। वो है कि whoever dishonestly issues a check towards repayment of loan और फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन। अब तीन चीज़ें यहाँ पे जो है ना कानून की नज़र से वो आ गई। ठीक है। डिसऑनेस्टली इश्यूज आ चेक, ठीक है, यानी कि बदनीति के साथ कोई चेक जारी करे। रूटीन में चेक दे दिया तो वो जुर्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। रूटीन में चेक दे दिया मैंने किसी को, बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की। रूटीन में चेक दिया गया, जुर्म नहीं। अब डिसऑनेस्टली क्या होगी? डिसऑनेस्टली होगी कि वो जिस वक्त चेक जारी कर रहा है उस वक्त उसकी बदनीयती हो, नियत में फॉल्ट हो कि मैंने ये पेमेंट तो देनी नहीं, आज का वक्त गुजारें, चीज़ लें और इसको जो है ना वो चलता करें। यूसुफ, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आपके थोड़ा सा इजाफा भी करना चाहूँगा कि हमारा दीन भी यही कहता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर। यानी अगर किसी शख्स ने सही नीयत के साथ चेक दिया है, नीयत उसकी ये थी कि मैंने पेमेंट करनी है, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो पेमेंट नहीं कर सका तो वो अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम नहीं जी, है। अल्लाह के यहाँ। और हमारे कानून में भी आपने बताया कि ये बड़ी अच्छी। अच्छा, अब ये पेमेंट किस चीज़ की, चेक किसके लिए इशू कर, उसके लिए दो चीज़ें हैं। टुवर्ड्स आर रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी कि किसी से कर्ज लिया उसको रीपेमेंट यानी कि उसको वापस करना है, उसको लौटाना है उसका कर्ज। तो वो उसने चेक दे दिया कि मैंने आपसे जो 1 लाख 2 लाख 500 10,000 जितनी भी अमाउंट है वो ली है, तो मैं आपको फलां तारीख तक दे दूंगा और ये मेरा चेक आपके पास आ गया। अब दूसरी है फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। मसलन इसमें कारोबारी लोग जो हैं वो ज़्यादा इस मामलात में आते हैं
कि किसी जगह से किसी ने कोई माल ख़रीदा है, अपनी मतलब की कोई चीज़ ख़रीदी है, उसके बाद उसने वो चेक जारी कर दिया, वो चीज़ तो उसने इस्तेमाल कर ली ख़रीदार ने, लेकिन उसका चेक जारी जो किया हुआ था वो नहीं हो रहा, डिसऑनर हो गया। उसका तरीका ये कि वो करेंगे, अपने बैंक में प्रेजेंट करेंगे, उसके बैंक में प्रेजेंट करेंगे, वो डिसऑनर स्लिप लग जाएगी। फिर स्लिप लगने के बाद उसका ये होगा, तो जराइम जो हैं वो यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक डिस्कशन का चूँकि चल रहा है मामला, जराइम दो तरह के हैं। एक है काबिल दस्त अंदाजी पुलिस, जिसमें पुलिस जो है फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो पर्चा भी दर्ज करेगी, FIR दर्ज करेगी, मुकदमा दर्ज करेगी, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उनको फौरी तौर के ऊपर मुलज़म को बगैर किसी कोर्ट की इजाज़त के, वारंट के, वो गिरफ्तार कर सकेगी। और दूसरे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की इजाज़त और उनकी मंजूरी के बगैर ना तफ्तीश कर सकती है, ना वारंट दे सकती है, ना पढ़ सकती। तो इसमें रखा गया है इसको काबिल दस्त अंदाजी जुर्म, और काबिल दस्त अंदाजी जुर्म जो है वो CRPC की सेक्शन 154 के तहत पाबंद है पुलिस कि जिस वक्त उसके पास इतला जाए कि ये काबिल दस्त अंदाजी जुर्म का इर्तिकाब हो गया तो वो फौरन बिला तवक्कुफ उस पर मुकदमा जो है वो दर्ज करे। अब आगे सूरत हाल के हमारा जो है चेक की क्या कानूनी हैसियत होगी या उसका, तो चेक की कानूनी हैसियत ये है कि अगर वो चेक इन दफात के बेसिक इंग्रेडिएंट से पूरा उतरता है तो उसके खिलाफ फौरी तौर के ऊपर 154 के तहत वो मुकदमा दर्ज कराएंगे, 499 का मुकदमा दर्ज होगा, और फिर उसके बाद ये सिलसिला होगा कि बंदे को गिरफ्तार करेंगे, फिर ये उसकी एक जो है ना वो सिलसिला चलेगा। अच्छा यूसुफ भाई, ये तो चले मतलब हो गया कि चेक की एक वैल्यू का हमें पता लग गया, कानूनी उसकी वैल्यू क्या है कि वाकई एक हैसियत, यानी इस पर आपने बताया कि बाकायदा पुलिस फ़ौरन एक्शन करके गिरफ्तार कर सकती है, यानी इतना इसका पावरफुल ये है। अच्छा, लेकिन इसमें ये है कि अब जो शरीफ आदमी है ना, आपको पता है वो अवॉइड करता है, यानी सारे जो है वो प्रोसेस से। तो इसमें आप क्या एक आम जो हमारा आम इंसान है वो कैसे इस प्रोसीजर को अपने लिए आसान बनाए, यानी वो चेक डिसऑनर हो गया, वो लेके अगर थाने में जाता है, वहाँ उसकी कोई बात नहीं सुनता, कोई उसकी जो है वो नहीं कर रहा, FIR नहीं काट रहा, ये प्रॉब्लम तो आपको पता है हमारे कल्चर में है ही। तो उसके लिए एक शरीफ आदमी जो है वो कैसे अपने आप को सिक्योर करके, अपनी इज़्ज़त और नफ्स को बचा के, तो वो जो है वो इस पूरे प्रोसीजर को जो है वो रिकवरिंग के लिए, अपनी अमाउंट की रिकवरी के लिए अमल में लाए। इसकी सूरत हाल ये है कि ये हमारे रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है ना उसका ये हिस्सा है, और पुलिस में ये अमूमी तौर के ऊपर, क्योंकि किसी भी बंदे के साथ कोई जुर्म होता है या उसका इस्तेहसाल होता है तो उसकी फौरी तौर के ऊपर जो पुलिस का काबिल दस्तंदाजी जुर्म होता है तो वो जाना ही चाह रहा होता है कि मैं मुकदमा दर्ज करवाऊँ। अगर पुलिस यहाँ पे दर्ज ना करे उसका मुकदमा, तो उसका एक तरीका कार कानून ने वज़ा किया है। कानून ने अपने किसी भी शहरी को, रियासत ने अपने किसी शहरी को ऐसा हेल्पलेस नहीं छोड़ा कि वो कानून की मदद ना ले सके, या किसी अदारे ने उसका काम करने से रिफ्यूज़ किया है तो वो बजरिया कानून अपने सुनवाई ना हो या वो अपने हक को हासिल ना कर सके। तो उस सिलसिले में एक जो है तरीकाकार वो ये है कि बंदा एक एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन CPO को भी दी जा सकती है, मुतलका SHO को देगा, वो उसके साथ ही एक एप्लीकेशन का अब जो नया तरीकाकार एक वज़ा कर दिया गया है कि वो एक SP कंप्लेंट पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में बिठा दिए गए हैं। सही, वो विदिन 7 डेज पाबंद हैं इस एप्लीकेशन को रिस्पॉन्ड करने के। अब उसके बाद क्या होगा, अगर फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं होता तो कोई भी बंदा जो इस चीज़ का शिकार है परेशानी का, वो एक कानूनी तौर के ऊपर एक एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है, पिटीशन है 22A 22B की, तो वो जस्टिस ऑफ पीस को दी जाती है, जो आम तौर के ऊपर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबान जो हैं, एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिबान हैं, इस लेवल के ऊपर वो इंटरटेन होती है। वो इंटरटेन होने के लिए 2-3 चीज़ें जो हैं वो उनका साबित करना पहले ज़रूरी है कि SHO को एप्लीकेशन दी गई थी, उसकी रिसीट साथ लगेगी, फिर उसके बाद SP कंप्लेंट को आपने एप्लीकेशन दी थी, उसकी रिसीट साथ लगेगी रिसीविंग की, उसके बाद वो चेक देखेंगे, फिर उसके बाद डिसऑनर स्लिप देखेंगे, फिर उसके बाद वो देखेंगे कि विद इन टाइम है उसकी सूरत हाल, तो वो डायरेक्शन इशू हो जाएगी। वो डायरेक्शन होगी फिर मुतलका SHO को कि इसकी मुकदमा जो है वो दर्ज करके तो इसकी कॉपी जो है FIR वगैरह जो है इसको प्रोवाइड की जाए। तो इस तरीके के साथ ये तो हो जाएगा, हाँ मजबूर किया जा सकता है पुलिस को। ये भी यहाँ पे ज़रा बताइएगा मुझे, मेरे लिए ये बड़ी नई इन्फॉर्मेशन है और बड़ी ही मुफीद है ये
और मेरा ख्याल है कि हर आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसके लिए ये बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन है। लोग बेचारे डरते जो हैं इस तरह की मालूमात में जाते ही नहीं, मतलब वो कहते हैं यार हमारे बस की बात ही नहीं, हम ये, बल्कि एक कॉन्सेप्ट ये बना है कि ये शरीफ बंदे का काम ही नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी ज़रा थोड़ा बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की कि SP साहब के पास जा सकते हैं आप, इसी तरह मजिस्ट्रेट साहब के पास, इन लोगों तक रसाई आसान है? आसान है रसाई इस हवाले से कि जो आप पब्लिक ऑफिस में जब जाएंगे तो वहाँ पे तो एज ए मैटर ऑफ राइट आप दाखिल भी हो सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन प्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप कोर्ट वाली साइड में आएंगे, अदालत वाली साइड में आएंगे, तो एक लेमैन होने की हैसियत से आपको कोर्ट के डेकोरम का या उसके लवाजमात का नहीं इल्म, तो वहाँ आपको फिर जो है ना वो एक अपने लिए काउंसल करने की, वकील साहब करने की, एंगेज करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए कि आप अपने कुछ ऐसे मामला लिख देंगे, या मुश्किल नहीं है, जाहिर है आपने कुछ हासिल करना है तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट तो करनी पड़ेगी। लेकिन वो एफर्ट भी जो वकला की सर्विसेज होती हैं वो अपने जो उनके पास आने वाले क्लाइंट्स होते हैं वो उनकी फेवर में होती है, उनको उनका हक दिलवाने के लिए होती है, वो ये हाँ फेवर के लिए होती है। और वैसे भी मैं आपको मुआशरे का एक बताऊं कि अभी तक के लोग अगरचे कानूनी इदारों से थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन वकला से लोग अवॉइड नहीं करते। जी जी बिल्कुल, वकला के पास लोग जाते भी हैं, अपने मसाइल उनके पास रखते हैं, शेयर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहरहाल अभी तक वकला के लोगों का एतमाद है कि उनकी बात सुनी जाएगी। और वो वकला असल में होता ये है कि जो मुआशरे में जहाँ पे लॉलेसनेस होती है, उनका इस्तेहसाल होता है, तो वकला एक ऐसा अदारे की सूरत में इंडिविजुअल की हैसियत में मौजूद हैं जो लोगों का कैथारसिस करते हैं, कोर्ट से उनको इंसाफ लेके देते हैं, उनके राइट्स की बात हमेशा करते हैं। बिल्कुल। और बार जो होती हैं, बार रूम्स जो हमारे हैं बने हुए, जहाँ पे वकला जो हैं वो बैठते हैं, काम करते हैं, सारा वो इस चीज़ का मज़र और आईनादार हैं कि वो लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये एक तयशुदा बात है, लेकिन बहरहाल वो कला से भी हमें बड़ी शिकायतें हैं। वो किसी वक्त आप बताएंगे इंशाल्लाह जो हो सकती तो हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, वो भी आपसे करेंगे इंशाल्लाह, वो वक्त आएगा फिर उसका इंशाल्लाह देखेंगे उसको भी इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा यूसुफ ये बताइएगा कि अब एक बंदे ने पेमेंट लेनी है जी, उसने आपने बता दिया चेक डिसऑनर हो गया, उसका पर्चा भी हो गया, वो चला गया, वहाँ से उसने जो है वो FIR कटवा दी, आगे पूरी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, वो जेल में चला गया। ठीक हो गया। अब इस बेचारे ने लाखों रुपया उससे लेना है, वो कहता है कि जी कानून जो है उसको 6 माह की, साल की, बस थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि चेक पर सज़ा की क्या जो है वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या है? हाँ जी, पनिशमेंट क्या है? जी। तो अच्छा, अब वो जेल काट आया, इस बेचारे का जो 10, 15, 20 लाख या करोड़ों वो मर गया। अच्छा, तो क्या फ़ायदा उसको सज़ा दिलवा के इसको क्या मिला? इसको तो कुछ ना मिला। असल तो चेक था, इसने ये सारा प्रोसीजर किया था कि इसको पैसे मिले जी। अगर कानून सिर्फ सज़ा दे के इसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो ये तो भी नाइंसाफ़ी रही। यहाँ पे ना बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी है कि जो चेक वाला मामला है जिस पे उसका हुआ डिसऑनर हुआ, वहाँ पे है बदनीति के साथ उसने चेक दिया, जो डिसऑनर हुआ तो ये जुर्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सज़ा जुर्म की होगी, लेन देन इख्तिताम पजीर नहीं होगा। अब कानून जो है इसी तरीके के साथ अमूमी तौर के ऊपर इसका मकसद क्या था इसको करने का, इसका इस अपना कानून को जो है ना इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि कुछ लोग जो कारोबारी हैं, जो नहीं महज बदनीति के साथ दूसरे को ख़राब करने वाले हैं, तो उनके पास पेमेंट मौजूद है लेकिन वो बंदे को दानिस्ता ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जब उनको पता चलता है ना अब जेल जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो फिर वो अमाउंट अरेंज करके या जिस तरह भी वो दे देते हैं। ये एक एक्सपीडिशियसली अमाउंट मिलने का तरीकाकार कह सकते हैं, लेकिन कानून इसको इस तरह नहीं कहता कि ये रिकवरी का तरीका है। सही। रिकवरी का अमाउंट की रिकवरी का तरीका जो है वो अदरवाइज है। अच्छा। वो है ऑर्डर 37 रूल 2 के तहत आपने एक समरी ट्रायल में जाना है, जो 6 माह के अंदर अंदर कानून कहता है कि इसका आपने फैसला करना है। अच्छा। अब उसमें इस तरह होगा कि ये दोनों इकट्ठे भी किए जा सकते हैं, साइमल्टेनियसली वो रिकवरी सूट भी की जा सकती है और इसका जो है वो अपना FIR भी उसकी जो है ना वो हो सकती है। यानी रिकवरी का कानून अलग है और चेक डिसऑनर का कानून अलग है। ये जुर्म अलग से है। जी। वो एक अलग एक मामला है। आमतौर पर यकीन माने कि लोग यही समझते हैं कि चेक की सज़ा हो गई तो पैसे ख़त्म।
यकीन माने 90, मैं अगर मोबाइल करूँ 99% लोगों का यही कॉन्सेप्ट, मैं भी आज तक यही समझता था। वो इसलिए कॉन्सेप्ट गलत है कि आप वकुला के पास नहीं आते। अगर आप वकुला को इस मामले में थोड़ा सा वक़्त उनसे हासिल करें, उनसे अपनी रहनुमाई लें, तो वो फिर आपको इसी तरीके के साथ बताएं। अच्छा, उसमें सूरत हाल ये होती है कि एक बंदा चेक में सज़ा, और आपने क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के मतलब भी पूछा था कि सज़ा क्या होगी। अभी क्वांटम पे पहले बात कर लेते हैं। उसमें ये है कि जो इस वक्त मुजवज़ा कानून है जो मौजूद है, जो जिसका इतलाक़ हुआ है, उसके मुताबिक ये जो चेक की डिसऑनर होने के बाद जो जुर्म है ना, उसकी सज़ा 3 साल तक है। सही, 3 साल तक, मतलब जब मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट समझे उसको कम या ज़्यादा, और साथ में जुर्माना, और जुर्माना इस वक्त डिस्क्रिशन पे है। अब यहाँ पे एक बिल जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ है, जो असम्बली में पेश हुआ है, लेकिन अभी उसके ऊपर लेजिस्लेशन होना बाकी है। उस लेजिस्लेशन बकायदा उसमें क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है, जिसे सज़ा का तादाद या मिकदार जो है, उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया गया है। अभी वो कानून साजी नहीं हुई, लेकिन ज़ेरे तजवीज़ है। अगर वो हो जाए तो फिर उसमें ये होगा कि 10 लाख से कम तक, 10 लाख तक 5 साल हो जाएगी, 3 साल सज़ा रहेगी। 10 लाख और 10 से ऊपर, यानी कि 10 लाख तक ना होगी तो 3 साल। और फिर उस पर जो जुर्माना होगा वो कंपल्सरीली, शेल का लफ्ज़ आ रहा है उसमें, कि वो लाजमी उससे जितनी अमाउंट लिखी उसका दुगना होगा। सही। और ये जुर्माना, इसका ताल्लुक पेमेंट से नहीं होगा, वो पेमेंट से नहीं, वो फिर अलग करनी है, कायम रहेगी। वो जुर्माना तो सरकार को होगा, सरकार को देना होगा, सरकार को, और लेकिन वो फिर उसके ऊपर मौजूद होगी। इसी तरीके के साथ फिर दूसरा उसमें जो स्टेप है 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा, मगर वो 5 मिलियन से ज़्यादा ना हो, यानी कि 10 लाख से 50 लाख के दरमियान वेरी करे, तो फिर उसमें जो है वो 5 साल तक जुर्माना सज़ा होगी, 5 साल तक। और फिर उसके बाद उसका जुर्माना भी उसी तरीके के साथ डबल है, जितनी अमाउंट होगी उसके ऊपर डबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कि 10 मिलियन से ज़्यादा, 5 मिलियन से 7, उसका 10 मिलियन तक 7 है 10 मिलियन तक का, और 10 मिलियन से लेकर के इख्तिताम तक जितनी भी अमाउंट हो, तो फिर उसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो 10 साल हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बेल का, जो पहले होंगे ना 5 साल से कम, 10 साल से कम, वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास एक बेल के लिए होती है कि अगर ये ममनुआ क्लास में नहीं आता तो वो बेल ज़रा आसानी के साथ हो जाती है। लेकिन जिसको ये आ जाएगा ममनुआ क्लास में, तो फिर उसकी बेल का होना, जमानत का मिलना भी उस शख्स को ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये फिर जब 10 मिलियन से या उससे तजावुज़ करेगी अमाउंट, तो ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म हो जाएगा। अच्छा, फिर नाकाबिले ज़मानत जुर्म हो जाएगा, और सख्त हो जाएगी ये वाली बात। अभी तो सारी नहीं नाकाबिले ज़मानत तो हैं ये, लेकिन उसके साथ साथ ये हो जाएगा, ये प्रोहिबिटरी क्लास में फाल करेगा। वो पहले वाले ममनुआ क्लास में नहीं आएंगे, 7 साल तक भी ममनुआ क्लास में नहीं आएंगे, 10 साल से नीचे ममनुआ क्लास में नहीं है। तो उससे तजावुज़ करेगा 10 साल से, या 10 साल तक आ जाए, तो फिर ममनुआ क्लास, फिर बेल वाला मामला जो है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसमें एक कानूनी सज़ाएँ। अब वो दूसरा कानून जो आपने बताना है कि ये पैसे कैसे रिकवर जी, पैसे रिकवर करने का मामला ये है कि एक बंदे ने किसी को वो कोई पेमेंट दी या कोई चीज़ दी, तो अब वो वापस लेना चाह रहा है, तो वो उसको मिल नहीं रही, तो फिर यहाँ पे सज़ा काट के बंदा जेल से वापस आ गया, तो क्या उसका जो हक है वो ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाती है। पेमेंट की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी उसकी, पेमेंट उसने करनी ही करनी हर सूरत में। उसके लिए फिर तरीकाकार है कि बंदा अदालत में उसी चेक के ऊपर बेस करके उसी को बुनियाद बना के एक दावा दायर करता है। ठीक है, उसे समरी ट्रायल कहते हैं। ठीक है, तो आर्डर 37 रूल 2 के तहत CPC के तहत दायर होता है। उसमें ये होता है कि वो फिर कोर्ट जो होती है ना, वो कोर्ट उससे पहले पूछती है कि आप अपना कोई ऐसा हमें उज़र पेश करें या जवाज़ पेश करें ताकि आपको हम लीव टू कंटेस्ट दें, वरना तो ये लीव टू कंटेस्ट भी नहीं, यानी कि दावे को दफा करने का, अपना दफा करने का हक भी नहीं मिलता। ये इतना, यानी कि ना इसमें एक्सपीडिशियस मामला होता है।
जब तक वो अपनी कोर्ट को इत्मीनान न दिला ले कि मेरे पास ये जो है तहफ़्फ़ुज़ात और ये इसमें दफ़ा है मेरा, और मैं इसमें ये उज़र पेश कर सकता हूँ जो जैनुन है या कानूनी तौर के ऊपर काबिल पज़ीराई है। अगर कानूनी तौर पर काबिल पज़ीराई हो तो कोर्ट उनको इजाज़त दे देती है कि ठीक है आप अपना जवाब दावा दें या जो भी उसका सूरत हाल वो बने। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त वो हतमी तौर के उसके ख़िलाफ़ आ जाए तो उसमें उस बंदे की जो है वो प्रॉपर्टी अगर है कोई या कोई इस तरह का कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई मामला दूसरा है तो वो कोर्ट अटैच करके वो रकम दिलवाने का हुक्म जी रकम दिलवाने का बंदोबस्त कर सकती है। और अगर वो इसमें भी नाकाम रह जाए तो फिर उसको सिविल इम्प्रिजन में फिर पकड़ा जा सकता है, और इवन देन वो सिविल इम्प्रिजनमेंट भुगत के भी आ जाए वो उसके ऊपर फिर कदगन होगी, अमाउंट उसको देनी ही पड़ेगी हर सूरत में। ये छुटकारा नहीं है उसका, कोई छुटकारा नहीं। इस प्रोसीजर में नॉर्मली कितना टाइम लग जाता है? असल में वक्त जो होता है ना, हाँ सिस्टम जो नहीं सिस्टम बात दुरुस्त है आपकी कि यहाँ पे स्लो भी है और काफ़ी उसको कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉम्प्लिकेशन भी हैं काफ़ी सारी, और फिर वकला के अपने जो मामलात हैं उसमें भी थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी एक हद है उसकी। कानून मौजूद है और ये जो अभी मैंने अर्ज की जो रिकवरी वाला है वो तो उसमें बता दिया उन्होंने कि आप 6 माह के अंदर इसको जो है ना वो हल करेंगे हर सूरत। तो वो लेस एंड मोर हो जाता है इतने अरसे में हो जाता है। थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाएगा, 1 साल के अंदर ये जो होता है ना वो मामला हल हो जाता है। अच्छा यूसुफ, एक मार्केट में एक चेक चलता है जिसे हम गारंटी चेक कहते हैं, ये गारंटी चेक क्या है? ये इस चेक से कोई अलग चेक होता है? नहीं, ये एक जिसे कहते हैं ना खूबसूरत बात है कि लोग गारंटी चेक होता ये है कि एक जगह के ऊपर बंदे ने जॉब लेनी है और दूसरी जगह के ऊपर बंदे ने कोई माल उठाया है और रेगुलर उठाना है, वहाँ पे असल में चेक की मंशा क्या है, बिल्कुल उसके पीछे एक इल्लत है। मैंने कोई चीज़ किसी दुकानदार से ख़रीदी है तो वो उस वक़्त उसकी कीमत का तयन हो गया, उसकी कीमत का तयन हो गया। मैंने किसी से अमाउंट ली है, वो तयशुदा कि मैंने इतनी अमाउंट ली है, अब उसका जिस वक़्त मैं चेक जारी करूँगा तो वो फिगर हमारे ज़हन में होगी, हमें पता होगा कि ये फिगर है। जो होता है गारंटी चेक वो होता है अगर मुस्तकबिल में इसने कोई काम ऐसा किया तो वो वहाँ पे खदशा ये होता है कि अमाउंट लिखते वक्त इसने एग्जैजरेट कर लिया, अमाउंट दुरुस्त नहीं लिखी इसमें। तो कानून ऐसी सूरत में गारंटी चेक में रिकवरी का तो बहाल रखता है मामला, लेकिन फौजदारी मामले में रिलैक्स कर देता है, उसकी जमानत फौरी तौर के ऊपर हो जाती है। उसमें ज़रा थोड़ी सी राहत होती है क्योंकि उसमें एक इशू ये आ जाता है कि जो इसके ऊपर अमाउंट लिखी गई है, रकम लिखी गई है, उसका जो है वो डिटरमिन करना जो था वो आपस में तयशुदा नहीं था ये इनका मामला। तो ऐसे किसी जगह के ऊपर कोई सर्विस के लिए जाता है तो वो कहते हैं आपने हमारी रिकवरी के लिए जाना है तो आप हमें गारंटी चेक दे दें, आप हमें खाली चेक दे दें। किसी डीलर ने किसी शॉप से अपना मिल वगैरह से कोई खरीदना है, माल उठाना है, आटा खरीदना है, मैदा उठाना है या कोई और चीज़ लेनी है तो वो कहते हैं आप हमें गारंटी चेक दे दें। तो वहाँ पे चीज़ कीमत का तयन चूँकि नहीं हुआ होता, अच्छा उसके लिए हर चेक को अब उधर ये एक कानून ने लचक दी तो हर बंदा ये कहना शुरू हो ये मेरा गारंटी चेक था जी, ये मेरा गारंटी चेक था, ऐसे वो अवेल करते हैं ना। फिर उसके लिए फिर एक तयशुदा बात हो गई कि अगर ये गारंटी चेक था तो जिस वक्त दिया लिया गया उस वक्त इसकी बैक साइड के ऊपर गारंटी चेक लिखना जरूरी है। अगर लिखेंगे, हाँ अगर लिखेंगे तो सहूलत अवेल होगी, अगर नहीं लिखेंगे तो ये सहूलत अवेल नहीं हो सकेगी। अच्छा यूसुफ, ये कहा जाता है कि ज्यों ज्यों टेक्नोलॉजी तरक्की करती है तो वैसे वैसे चोर जो है वो भी तरक्की जो है वो करता जाता है। बल्कि वो मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो हम बचपन में आपने कहानी सुनी होगी वो रीछ वाली, जो 2 दोस्त जंगल में गए तो एक दरख्त पे चढ़ गया और एक जो है वो नीचे सो गया। तो अब जो लेटेस्ट उसका मॉडल आया है वो यही है कि वो जो है वो जब वो नीचे लेट जाता है, सांस बंद कर लेता है तो रीछ उसके कान में आ कहता है कि उठ जा। मेरे दादा ने बताया मेरे भी दादा भी मुझे दस गया कि लेटा हुआ बंदा जो है वो मरा नहीं है, उसको उसने सांस रोकी हुई है, सांस रोकी। तो कहता है उठ जाए, और मेरे दादा ने भी मुझे दस था। तो बात ये है कि जैसे जैसे ये ट्रैकर्स जो हैं ये अपडेट होते हैं, चोर भी अपने आप को अपडेट करते हैं, उनको वो भी अपने आप को ज़ाहिर है फ्रॉड करना। इसी तरह जो लोग
प्री प्लान फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ चेक के ज़रिए से। ज़ाहिर है कि वो भी ऐसे हरबे यूज़ करते हैं, मसलन कोई अगर चेक देता है वो ये कह देता है जी बाद में कि जी मुझसे ये गन पॉइंट पे लिया गया। अच्छा, कोई चेक देता है और पीछे बैंक में कह देते दरख्वास्त देता है जी मेरा चेक गुम गया था। अच्छा, इसी तरह कोई सिग्नेचर जो है वो गलत कर देता है और कह देता है कि जी मैंने लिखा ही नहीं है। ऐसी सूरतों में कानून एक शरीफ आदमी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है? जो अभी आपने बात की है ना जी, वो चोर भी उस तरह मॉडर्न या उधर, तो एक कॉन्सेप्ट है मॉडर्निटी इन क्राइम। मॉडर्निटी इन क्राइम में ये है कि जैसे मॉडर्न डिवाइसेस पुलिस इस्तेमाल करती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अदारे इस्तेमाल करते हैं, तो जो जराइम पेशा लोग होते हैं वो भी उनका जोड़ और उनका तोड़ जो है ना वो साथ लेके चलते हैं। जो उनमें प्रायर इन टाइम हो टेक्नोलॉजी में वो कामयाब हो जाता है। अगर चोर प्रायर इन टाइम हो, उसके पास मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न तरीका हो तो चोर कामयाब हो जाता है। अगर पुलिस जो है उसके पास मॉडर्निटी हो ज़्यादा और उसके पास हो तो वो उसको ओवरकम कर लेते हैं। जिसमें अभी फ्राजिंग साइंस लेबॉर्ट्री जो है हमारी वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। अब जदीद अभी चंद दिन पहले अभी सेनेट में भी हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने बात की इस मामले में कि जुराइम जो हैं और आवर जो जुडिशल सिस्टम है दैट इज़ एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, और उसके लिए नेसेसरी जो है वो ज़रूरत है बहुत है उसकी अमेंडमेंट करने की, नए कानून को जो है ना ओवरहाल करने की। अब ऐसी सिचुएशन में ना जहाँ पे एक मरतबा कोई उज़र एक्सेप्ट कर लिया जाए या कोर्ट दुरुस्त उसको मान ले तो रेस्ट ऑफ दी पीपल जो होते हैं ना वो उसको अपना एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम करना शुरू कर देते हैं। मसलन एक कॉन्सेप्ट है जबर का, जबर के ज़रिए कोई चीज़ ली गई हो, फ्रॉड के ज़रिए कोई चीज़ ली गई हो तो वो जो उसका होता है वो उस इतलाक नहीं होता और वो उसको कहते हैं उसके ऊपर इन्फोर्स भी नहीं करवाया जा सकता, जिस तरह शरीयत में जबरन तलाक नहीं होती। जी जी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट तो कानून का मौजूद है कि जबर के ज़रिए जो चीज़ ली गई है, जिम्मेदारी कबूल करवाई गई है, वो कोई कबूल जिम्मेदारी नहीं है उसकी। लेकिन इसके लिए फिर आपको ना साबित करना पड़ता होता है। नंबर एक, ये तो हर बंदे की प्ली होती है कि जी मेरा चेक चोरी हो गया था। अब वो चेक चोरी उसी वक्त होना था और एक ही चेक चोरी होना था, वही चेक जो चोरी होना था जो आपने उस दूसरी तरफ दिया। अब दूसरी तरफ अब जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट है इस्लामिक को, अगर लेन देन हो तो उसको ना लिख लें आप। अगर लिखा हुआ हो ना तो फिर जो बंदा लेने वाला है ना वो ज़रा थोड़ा महफूज रहता है। वो इस तरह की सिचुएशन में सब उसको हाँ उसके पास सबूत होता है, लेजर होता है, फोटोकॉपी ली जाती है, वो सारी चीज़ों से वो महफूज हो जाता है। हाँ, ऐसी सिचुएशन में जहाँ गारंटी वाला मामला हो और वहाँ पे वाक़तन उसने पेमेंट ना देनी हो, लेकिन ये तो मुमकिन है ना कि कंप्लेनेंट साइड भी गलत बंदे को जो है ना वो करने की कोशिश करे, दोनों तरफ से। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना होगा? फिर ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को जिस वक्त उसको पता चल जाए कि चेक है तो वो सिविल कोर्ट की ये ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें इसको चैलेंज करे कि वो मेरा जो चेक है इन हालात के तहत ये जो है मनसूख किया जाना चाहिए और इसका मेरे खिलाफ रिकवरी वाला मामला रोका जाए और ये मेरे हकूक़ के ऊपर जो है ये कालदम है और मैं बिल्कुल इसका जो है ना पेमेंट का जिम्मेदार नहीं हूँ। तो वो हालात फिर कोर्ट देख के फिर उसके बाद जो है वो उसको जो है ना वो सच्चा बंदा होता है बहरहाल उसके पास सबूत होते हैं, बिल्कुल सबूत होते हैं, मैच कर लेते हैं और कानून समटाइम ऐसा होता है कि बंदे के पास होता सच्चा है लेकिन सबूत नहीं होता उसके पास कोई भी। तो ऐसी सूरत हाल में वो होता है एतमाद का शिकार हुआ हुआ। तो वो मेरे नज़दीक जो है ना इस तरह की सूरत हाल के बंदे के पास उसने लेना भी है, सच्चा भी है, लेकिन उसने सबूत नहीं किया, तो फिर उसको कहना चाहिए कि खुद करदारा गलती इलाज नहीं। कि तुम देखो ना ऐसी सिचुएशन में जब तुम खुद इतनी खुद गलत कर रहे हो, हाँ फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता होता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये थोड़ा सा बंदा इस चीज़ को लेते वक्त या मामलात को करते वक्त उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर ले। अगर कानून से आपने इंसाफ लेना है तो आपको शुरू से कानून को फॉलो भी तकाजे भी पूरे करने पड़ेंगे, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आप खुद कुछ ना करें और कानून से कहें कि वो आपके लिए सारा कुछ मदद करे आपकी। तो कानून उसी बंदे की मदद करता है जो उसके लवाजमात और उसके तरीकाकार के ऊपर चलता है, बिल्कुल उसके रूल्स के मुताबिक चलता है। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, बड़ी अच्छी मुलाकात रही और ये कुछ बातें तो ऐसी थी जो मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं थी, हालांकि मेरी आपसे मुलाकात रहती है। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह हम मुआशरे के अंदर जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।